स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है आपकी 25 सितंबर और आज हम करेंगे द हिंदू के एक आर्टिकल का एनालिसिस। द हिंदू का जो आर्टिकल है उसका नाम है हाउ विल पुटिन्स मोबिलाइजेशन इम्पैक्ट यूक्रेन। अभी जो राइटर इसमें बता रहे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि पुतिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोर्सेस लेके आना चाहते हैं यूक्रेन के बॉर्डर पर, क्योंकि उन्हें लग गया है कि जो करंट जो उनकी 1,50,000 की फोर्स जिससे वो लड़ाई जो है शुरू की थी जिन्होंने, वो जो है अब इतनी कामयाब नहीं हो पा रही है। इसके लिए उन्हें ज़्यादा फोर्स चाहिए ताकि ज़्यादा टेरिटोरियल गेंस कर सकें और जल्द ही जो है इस वॉर को ख़त्म कर सकें। इसी को लेके ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने से मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ बता दूं। ऑल्दो आप सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह क्या है, लेकिन मैं इसका एक छोटा सा ब्रीफ आपको देना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन ये दोनों जो हैं यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। आप इस मैप में भी देख सकते हैं कि कैसे जो है रशिया और यूक्रेन दोनों आपका बॉर्डर कंट्रीज़ हैं, नेबर्स हैं, और ये दोनों ही जो हैं बहुत समय तक जो है यूएसएसआर का पार्ट रहे हैं। इनके जो हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के कल्चरल, लिंग्विस्टिक और फैमिली रिलेशंस भी हैं। वहीं यूएसएसआर के नेशंस में यूक्रेन जो है सेकंड मोस्ट पावरफुल नेशन होता था रशिया के बाद, और रिलेशंस जो हैं दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में बहुत ही बेहतर थे। इनफैक्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद भी, जब यूएसएसआर टूटा उसके बाद भी रशिया और यूक्रेन के रिलेशन दोनों ही के आपस में अच्छे रहे। इतनी तरक्कियत नहीं थी उन दोनों के बीच में, लेकिन चीज़ें पलट गई 2013 में। और 2013 से ही रिलेटेड है एक मूवमेंट जिसका नाम है यूरो मैदान मूवमेंट। क्या है ये यूरो मैदान मूवमेंट, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। 2013 में एक प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था यूक्रेन के विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच, पता नहीं इसको क्या पढ़ेंगे लेकिन शायद यही होगा, ये विक्टर यानुकोविच। अब ये जो विक्टर यानुकोविच थे, इनका ज़्यादा झुकाव जो है रशिया की तरफ था और इन्होंने रशिया के साथ साठगांठ कर ली और रशिया का एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है जिसको रशिया लीड करती है, उसे ज्वाइन कर लिया इंस्टेड ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्योंकि वहाँ के लोकल्स की जो डिमांड थी, लोकल्स की डिमांड ये थी कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया जाए, वहीं प्रेसिडेंट ने जो है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद होना क्या था, हुआ वही जो हर उसमें प्रोटेस्ट में होता है। प्रोटेस्ट हो गया, लोकल्स जो हैं आपके जो देश के लोग हैं वो सड़कों पे आ गए और सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के बीच में बहुत ही मैसिव क्लैशेस हुए और क्लैशेस जो हैं इतने बड़े लेवल तक पहुंच गए कि फाइनली जो है जो विक्टर यानुकोविच हैं उन्हें जो है 2014 में रिज़ाइन करना पड़ा अपनी प्रेसिडेंटशिप से, और इसी मूवमेंट का नाम दिया गया था यूरो मैदान मूवमेंट। तो जब ये मूवमेंट हुई उसके बाद जो है वेस्ट के इस इन्फ्लुएंस को रशिया ने देखा और रशिया जो है घबरा गया और इमीडिएटली वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहता था ताकि रशिया के इन्फ्लुएंस को कमज़ोर कर सके। और हुआ क्या, हुआ ये कि रशिया ने इन्वेड कर लिया क्रीमिया को। क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है और आप ये जो देख रहे हैं ये हिस्सा, ये वाला, ये जो है आपका क्रीमिया है जिसको जो है रशिया ने इन्वेड कर लिया था 2014 में। अब आप जानते हैं कि 2014 में इन्वेड करने के बाद रशिया के ऊपर जो है वेस्ट ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए और इन्हीं सैंक्शन से जो है छुटकारा पाने के लिए बार बार रशिया जो है प्रेशर बना रहा था यूक्रेन के ऊपर, और यूएस से भी एश्योरेंस मांग रहा था कि हमें ये एश्योरेंस दीजिए कि यूक्रेन को जो है नाटो में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन वेस्ट ने इस तरह के किसी भी एश्योरेंस से मना कर दिया। उन्होंने बिल्कुल नकार दिया इस बात को कि नहीं, हम कोई एश्योरेंस नहीं दे सकते, बल्कि उन्होंने खुल के ये कहा कि हम जो है वेलकम करते हैं यूक्रेन का अगर वो नाटो को ज्वाइन करना चाहता है तो। और हुआ क्या, हुआ ये कि इस साल जो है फरवरी के मंथ में फिर से जो है रशिया ने आपका एक बहाना मिल गया उनको, जब पूरा का पूरा जो है यूक्रेन ने डिसाइड कर लिया था कि वो नाटो को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद जो है रशिया ने लॉन्च किया फुल फ्लेज वॉर इनके ऊपर और तभी से जो है अभी तक लड़ाई चालू है। आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है एक ऐसी रीजन है, ये एक बफर जोन की तरह एक्ट करती है यूरोपियन यूनियन और रशिया के लिए। और यूक्रेन जो है, रशिया जो है ये चाहता था कि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप ना ले और ये एक बफर की तरह रहे रशिया और यूक्रेन के बीच में। वहीं रशिया का जो मेन पर्पस है वो इसलिए भी है कि रशिया जो है अब जोग्राफिकली एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, इसीलिए जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है इस तरह के वॉर जो है लॉन्च कर रही है। कैसे वो एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। ये है आपकी बाल्टिक सी जो आप देख रहे हैं, और
अगर कोई भी वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है तो रशियन नेवी को जो है इस बाल्टिक सी तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। और इन केस अगर वो पहुंच भी गई तो ये जो पूरा एरिया है, ये शैगरैक बोलते हैं इसको, शैगरैक स्ट्रेट, ये पूरा का पूरा जो है नाटो ने कंट्रोल करके रखा है। अगर वो यहाँ से आ जाती है रशियन नेवी और यहाँ आने के बाद यहाँ को क्रॉस करके वो इससे भी आगे चली जाती है, तो ये है आपका GIUK गैप, जिसको बोलते हैं ग्रीनलैंड आइसलैंड यूके गैप। ये जो है फर्दर प्रिवेंट करेगा रशिया को, अटलांटिक ओशन में अपने हाथ फैलाने नहीं देगा। अटलांटिक ओशन में हाथ फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी ट्रेड अगर होगी तो अटलांटिक से ही होगी, या दूसरी चीज़ें वॉर वगैरह सिचुएशन भी, ये एक इम्पॉर्टेंट आपका मरीन रिसोर्सेज भी है। तो ये एक चीज़ की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ की प्रॉब्लम जो है ये है, वो है यहाँ पर बॉस्फोरस स्ट्रेट। ये बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ये एक ऐसा स्ट्रेट है जिसकी वजह से रशिया को एक्सेस नहीं मिल पा रहा है मेडिटेरियन सी का और इंडियन ओशन का। ये भी एक इशू बन गया है, और इसलिए जो है रशिया जो है ज़्यादा बौखलाया हुआ है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि उसकी जोग्राफिकल डिसएडवांटेज को वो अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देना चाहता। वो चाहता है कि इसका जो है भरपूर इस्तेमाल किया जाए, और अगर यूक्रेन जो है बफर जोन बन के रहेगा तो वो रशिया के फ़ायदे में रहेगा। और नाटो जैसी अगर वो फोर्सेस यूक्रेन में आकर खड़ी हो गई तो ऑब्वियसली फ्यूचर में जो है रशिया की टेरिटोरियल गेन्स पे भी कुछ खतरा हो सकता है। इसी को देखते हुए रशिया ने, आप जानते हैं कि वॉर लॉन्च किया था, और वॉर लॉन्च करने के बाद जो है अब करंट की स्थिति ये है कि ये देखिए, ये है मैप, और इसमें कुछ प्रोविंसेस हैं जिनका नाम है लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन। ये क्रीमिया है, ये अब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये 2014 में एनेक्स हो चुका है। तो ऑब्लास्ट का मतलब होता है प्रोविंस, रशिया में जो है इसको प्रोविंस बोलते हैं। और ये प्रोविंसेस जो हैं, आपके जो 4 प्रोविंसेस हैं, इनको रशिया जो है डिक्लेयर कर चुका है रिपब्लिक्स। और यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट थे उनको पूरा का पूरा सपोर्ट था रशिया का, उनके बेसिस पे रशिया ने इनको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया है। और अब इन चारों प्रोविंसेस में जो है रेफरेंडम होने वाले हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या उन्हें रिपब्लिक की तरह रहना है या फिर रशिया को ज्वाइन करना है। और अब रिसेंटली रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि वो मिलिट्री मोबिलाइजेशन करेंगे, ज़्यादा मिलिट्री लेके यूक्रेन के अंदर घुसेंगे ताकि जो है इस युद्ध का फैसला कर सकें। और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है उन्हें अगर ज़रूरत पड़ी तो वो न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आगे चलकर राइटर बताते हैं कि ये मोबिलाइजेशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। आप जानते हैं कि 1,50,000 ट्रूप्स के बलबूते पे जो है रशिया ने वॉर लॉन्च किया था, और उसके बाद जो है कुछ टेरिटोरियल गेन्स भी किए यूक्रेन के अंदर, पर ये एक लिमिटेड अभी तक जो है गेन ही था, क्योंकि रशिया ने सब्सटैंशियल टेरिटोरियल गेन जरूर किए, लेकिन बहुत सारी रीजन्स ऐसी फिर भी रह गई जहाँ पे वो अंदर नहीं घुस सकी, क्योंकि यूक्रेन ट्रूप्स को जो है प्रॉपर सपोर्ट मिला था नाटो ऑर्गेनाइजेशन का, और उन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से कीव और खार्किव जैसी जो टेरिटोरियल हैं उनके पास ही जो है आग ले जाकर रशिया को रोक दिया, उससे आगे उन्हें नहीं जाने दिया, उससे पीछे ही अभी तक रशिया है। और इसके जो है भरपूर क्रिटिसिज्म भी हुआ पुतिन का, चाहे वो वर्ल्ड के लेवल पे हो, चाहे आपका उनकी खुद की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो, क्योंकि किसी को भी ये बात हजम नहीं हुई। ऑलरेडी जो है रशिया इतना सफ़र कर चुकी है, इतने लॉसेस हो चुके हैं वहाँ, ज़्यादा आपका इकोनॉमिक मैन पावर जो है ख़त्म, मैन पावर जो है बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गई है, और पूरी की पूरी इकोनॉमिक जो है कोलैप्स होने की उसमें आ रही है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी जो है, अगर इकोनॉमी की बात करूं तो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं था। ऑल्दो कैसे तैसे भी वो अपना काम चला रहा है, लेकिन वहाँ की इकोनॉमी जो है इतनी वाइब्रेंट नहीं है। अब रशिया जो है उस लेवल पे पहुंच गया है जहां वो मिलिट्री गेन्स नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो और ट्रूप्स लेके अंदर नहीं घुसेगा यूक्रेन के। तो अब जो है उसकी कोशिश यही है कि अगर मिलिट्री गेन करना है तो हमें जो है ट्रूप मोबिलाइजेशन करना ही होगा। और इस बार जो डिसाइड किया गया है वो ये करा गया है कि 3 लाख ट्रूप्स को लेके अंदर घुसा जाएगा, ताकि जो है इस वॉर पे जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर इस तरह का पार्शियल मोबिलाइजेशन करेगा पुतिन या फिर रशिया, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उन्हें ऑस्टेरिटी कट्स करने पड़ेंगे कंट्री के अंदर, जिसका पूरा का पूरा प्रेशर जो है आपका आम आदमी के ऊपर जाएगा। वहाँ कुछ ना कुछ कटौती होगी, उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट होंगी वहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ों की कटौती हो सकती है, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो आपका दूसरी चीज़ें हो, खाने पीने की चीज़ें हों, या फिर दूसरे आपके लोन्स, या दूसरे भी जो भी एक्सपेंडिचर या फिर वेलफेयर मेजर्स हैं उनमें किसी तरह की कटौती ज़रूर आएगी। और इसके बाद जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, धीरे धीरे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे अपोजिशन पार्टीज़ भी, और दूसरे सभी लोग जो सिविल सोसाइटी वाले हैं वो रशिया में प्रेसिडेंट पुतिन के अगेंस्ट में आपका प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
अब जो रेफरेंडम है वो कैसे इम्पैक्ट करेंगे पूरी की पूरी सिचुएशन को। रशिया ने ऑलरेडी जो है रिकॉग्नाइज कर दिया है डोनेट्स को और लोहांस को रिपब्लिक्स, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और डोनेट्स और लोहांस इन दोनों को जो है मिला के कहा जाता है डॉनबास। और ये डॉनबास जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एक कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है, और ये कोल प्रोड्यूसिंग रीजन अगर रशिया के तरफ आ जाता है तो आप समझिए कि रशिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। वहीं इसके अलावा जो और टेरिटरीज़ हैं, जो एक अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविंस है वो है ज़पोरिज़िया। वहाँ पे जो है यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और वो रीजन भी अभी जो है रशिया के कंट्रोल में है पूरे तरीके से। तो इस न्यूक्लियर प्लांट का भी जो है भरपूर आपका आगे फ़ायदा उठाएगा रशिया, और हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बूस्ट भी इससे मिलेगा। हालांकि राइटर जो है आपका रेफ़र कर रहे हैं इस्तांबुल टॉक्स के बारे में आगे चलकर। उन्होंने कहा है कि इस्तांबुल में जब टॉक्स हुई थी जिसमें आपका यूक्रेन ने ये प्रपोजल किया था कि वो न्यूट्रल रहेंगे, अडॉप्ट करेंगे न्यूट्रलिटी को, और नाटो की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी गारंटीज़ देनी होंगी रशिया को। और उन्हें जो है उन्होंने ये भी कहा मांगा था कि जो डॉनबास है उसके ऊपर जो है स्टेटस को रहेगा अगले 15 साल तक। हालांकि पुतिन जो है इसके लिए राजी भी हो गए थे और उन्होंने विड्रॉल कर लिया था कीव और खारकीव से, लेकिन एक ऐसी फुटेज सामने आई जिस फुटेज से जो है पूरा का पूरा पीस प्रोसेस जो है कोलैप्स हो गया। क्या थी ये फुटेज, वो मैं आपको बता देता हूँ कि यूक्रेन में एक जगह है जिसका नाम है बूचा। इस बूचा जगह के अंदर ऐसी एक फुटेज सामने आई कि वहाँ पे रशियन सोल्जर्स ने कम से कम 400 लोगों को मारकर जला दिया, और जलाकर जो है एक गड्ढे में फेंक दिया। इस फुटेज के सामने आने से जो है कोलाहल मच गया, और पूरी तरह से जो है पीस प्रोसेस जो है कोलैप्स हो गया। जहां पीस प्रोसेस होने की पूरी संभावना मानी जा रही थी, और माना जा रहा था कि टर्की जो है इसको मीडिएट करा रहा है, लेकिन ये पीस प्रोसेस जो है पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गया। अब जो प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है वो ये कहा है कि मैं किसी भी हद तक जाऊँगा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ रशिया के लिए, और यूक्रेन के अंदर टेरिटोरियल गेंस करने के लिए। उनका इशारा ये है कि वो अगर ज़रूरत पड़ी तो न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी जो है रशिया ने रेफरेंडम के लिए ज़रूर कहा है इन 4 प्रोविंसेस में, लेकिन अभी तक उन्होंने ये डेट नहीं दी है कि कब वो इन रिजल्ट्स को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, जो शो करता है कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी भी है जिससे कि पीस जो है आपका मेंटेन की जा सकती है। और अगर ये एडिशनल ट्रूप्स फर्दर आ गए तो इससे जो है मॉस्को स्ट्रेंथन होगा, और ऑब्वियसली वो एनेक्सेशन करने की कोशिश करेगा बची हुई टेरिटरीज़ पे भी, जिससे कि जो पाथ का जो पीस प्रोसेस है या रास्ता है पीस का वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। वहीं अगर ये फर्दर मिलिट्री मोबिलाइजेशन फेल हो जाता है तो पुतिन की पोजीशन जो है अपने घर में भी, रशिया में भी कमज़ोर होगी, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो अभी जो है ये वॉर है ये एक ऐसे फेज़ में खड़ा है जहां ऑब्वियसली एक सिचुएशन है कि पीस को भी इनिशिएट किया जा सकता है अगर कोई सही से स्टेप्स ले तो, और ये एक ऐसी सिचुएशन है कि अगर इसको सही से नहीं संभाला गया तो हो सकता है कि ये एस्केलेट हो जाए इस तरीके से कि पूरे वर्ल्ड को जो है इस वॉर लाइक सिचुएशन में इनगल्फ कर ले। अगर ये जो है नेक्स्ट लेवल एस्केलेशन इसका होता है तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट जो है रशिया और यूक्रेन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके अलावा यूरोप भी इससे नहीं बचेगा, और आप जानते हैं कि यूरोप में जो है अच्छी खासी 28 कंट्रीज़ हैं, और इतनी बड़ी कंट्रीज़ अगर जो हैं पूरी की पूरी किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस वहाँ हो गए तो ये पूरे वर्ल्ड को ही उसमें घेर लेंगे। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं किया तो मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार हूँ, और ऐसा माना भी जा रहा है कि रिसेशन को जो है पूरी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता, और आने वाला समय जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होगा वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स के लिए। तो यही था आज का आर्टिकल, द हिंदू का एनालिसिस है ये। इसी तरह के रोज़ एनालिसिस देखने और सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।